ये आ गया आपका बायोगैस प्लांट। यहाँ से जो स्लरी निकल के आएगा ये होगा वर्मी कंपोस्ट और यहाँ से बहुत सारा बाई प्रोडक्ट तैयार होगा। और ये है गोट फार्मिंग, मतलब ये है डेयरी फार्म। यहाँ से जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड तैयार होके यहाँ पे तैयार हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे तैयार हो रहा है। ये है गोट फार्मिंग और बहुत तरीके से फार्मिंग है, ठीक है। और यहाँ ये हो गया 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। और एक मैंने आपको वीडियो में आपको मिल जाएगा, ये जो कैनल साइड है हर विलेज में जो गुजरता है वहाँ पे ये डार्क फार्मिंग होगा और कुछ चीज़ भी होगा, ठीक है, वो वीडियो में आपको मिल जाएगा। और ये है आपको कोल्ड स्टोरेज, ये है सॉर्टिंग यार्ड, मतलब जो 100% डिफरेंट टाइप्स का जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स तैयार होगा वहाँ यहाँ पे सॉर्टिंग होके इस जगह पे जाएगा, इस जगह पे जाएगा, यहाँ से सीधा एक्सपोर्ट मार्केट में जाएगा। ये लाइक कुछ सीड्स है जो यहाँ पे ही तैयार होगा, यहाँ पे सेल होगा। और कुछ हैंडक्राफ्टेड इंडस्ट्री है एक्सपोर्ट मार्केट में सेल करने के लिए, ठीक है। इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे विथ थ्रू ऑफ लेबोरेटरी, और ये सारा चीज़ लेबोरेटरी में चेक होके सीधा एक्सपोर्ट मार्केट में जाएगा, ठीक है। और एग्रीकल्चर का भी थोड़ा इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ मशीनरीज रखेंगे। एक विलेज में जो मेन रोड्स होता है उसका बाइट साइड्स में हम कॉस्टली पेड़ लगाएंगे। इसके थ्रू सिक्योरिटी सिस्टम भी स्ट्रांग होगा एक कंट्रोल रूम के थ्रू से, और गवर्नमेंट को भी थोड़ा पैसा मिल जाएगा। मिल्क प्रोडक्शन करेंगे बहुत ज़्यादा, और ये सारा चीज़ सस्ते में प्रोडक्शन हाई करके हम दूसरे कंट्री से टक्कर लेंगे, ठीक है। एक बार पूरा देख लीजिए, पूरा चीज़ एक बार देख लीजिए। ये भी एक लेबोरेटरीज है, ठीक है। ये एक विलेज, एक ब्लॉक कैसे बहुत एक्सपोर्ट मार्केट में जा रहा है डिफरेंट कंट्री के रिक्वायरमेंट के ऊपर से, ठीक है। और ये देखिए एक विलेज है, ये जो एक विलेज का जो एरिया है, और यहाँ से कैनल जाता है। जहाँ पर कैनल नहीं जाता है वो सिर्फ छोड़ेगा, ये डाक फार्मिंग को छोड़ेगा। अगर होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जगह को, इस जगह पे ये पॉपुलेशन एरिया है, ये पॉपुलेशन एरिया है, ठीक है। और ये थोड़ा पॉपुलेशन एरिया है, यहाँ से कट हो गया। और ये जो जगह है ये टोटली आपको एग्रीकल्चर मार्केट है, ठीक है। और इस साइड होगा 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि कैनल नहीं है। डिफरेंट जगह का, डिफरेंट विलेज का डिफरेंट मतलब स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है, ठीक है। सो अभी इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सबका कैलकुलेशन नहीं है, कुछ कुछ चीज़ का कैलकुलेशन है, लेकिन सबका एक्सप्लेनेशन हम जितना छोटा तरीके से करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, स्मॉल में करेंगे। और बाकी सब प्रैक्टिकली हम थोड़ा थोड़ा करके समझाएंगे। लेकिन ये पूरा चीज़ कंप्लीटली जानने के लिए आपको मेरे साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो हमने मेरे घर से शूट कर रहा हूँ, विलेज एरिया से, इसलिए इतना वॉइस आ रहा है बाहर से। नमस्कार, मेरा नाम है हिरणमय धारा।
फास्टर ग्रो इंडियन जीडीपी चैनल की तरफ से सभी देशवासियों का स्वागत है। सबसे पहले सभी देशवासियों का रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए। इस चैनल में ये पहला और आखिरी वीडियो है। ये वीडियो मैंने पैसा अर्न और चैनल टीआरपी और वाईआरपी बढ़ाने के लिए नहीं बनाया। ये वीडियो ऐसा है जो वीडियो अभी तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बनाया एंड कोई भी रिपोर्टर चैनल ने होस्टिंग नहीं किया। ये वीडियो ऐसा है जो आज तक किसी गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली नहीं सोचा है। मतलब वीडियो में जो वीडियो की तरफ से जो इम्प्लीमेंट का बात किया जा रहा है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे टोटली ऑन एम्प्लॉयमेंट यूथ जनरेशन प्रॉब्लम को कैसे हमेशा के लिए सॉल्व किया जाए और मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास ऑल्सो अपर क्लास। एक सिंगल सेंटेंस में बात किया जाएगा तो 40% पीपल ऑफ इंडिया हु कैन सर्वाइव देयर लाइफ बिलो पॉवर्टी लेवल, हाउ कैन आई ब्रिंग देम अप। तो जिसका आंसर आपको इसी वीडियो में परमानेंटली मिल जाएगा। सभी डिपार्टमेंट और देशवासियों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो, ये टॉपिक, ये प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट तक पहुंचाइए सभी देशवासियों को भला के लिए। बस इतनी सी आशाएं है आप लोगों के तरफ से इंडिया को थोड़ा और सपोर्ट करने के लिए। अभी हम एक फिगर दिखाएंगे A4 साइज में, साइज के ऊपर मैंने किया है। तो उस स्ट्रक्चर पूरा देश के अंदर जितना भी विलेज है, एज पर डिमांड एज सुन एज अवेलेबल, ऐसा तरीका अगर हो जाएगा तो देश का जीडीपी बढ़ सकता है। चलिए उस पिक्चर को हम अब दिखाते हैं। एक रिपोर्ट मैंने तैयार किया। देखिए, मान के चलिए एक विलेज जिसका एरिया है 1.6 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसका पॉपुलेशन हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 साल से 5 साल तक 300 लोग हैं, जिसमें मेल है 160, फीमेल है 140। 5 साल से 10 साल तक 400 लोग हैं, मेल है 180, फीमेल है 220। 10 साल से 15 साल तक 280 पर्सन है, मेल है 150, फीमेल है 130। 15 साल से 20 साल तक 250, मेल है 120, फीमेल है 130। 20 साल से 30 साल तक 500, मेल है 300, फीमेल है 200। 30 साल से 50 साल तक 800 है, जिसमें मेल है 400, फीमेल है 400। और ये जो 30 साल से 50 साल तक जो लोग हैं, 800 जो लोग हैं, वो स्पेशली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है 700%। और स्मॉल बिजनेस डिपेंडेंट है लगभग 30 लोग। और एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉय है प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलके 70 लोग। जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट लोग है उसका मंथली एवरेज इनकम होता है अर्न होता है 5,000 से 15,000 तक। जो स्मॉल बिजनेस डिपेंडेंट जो लोग है 30 जो लोग है वो 10,000 से 1 लाख तक मैक्सिमम महीने में कमाता है। और जो एम्प्लॉय है उसका एवरेज जो पर मंथ इनकम होता है 10,000 से 60,000 तक। 50 साल से 70 साल तक जो पर्सन है वो लगभग 500% रहता है। और इनमें से 5% एवरेज पेंशन होल्डर है, जिसका एवरेज पेंशन होता है 20,000 से 40,000 तक। और 70 से 90 साल तक 100% रहता है, जिसका मेल है 40 और फीमेल है 60। तो लगभग कुल मिलाकर देखा जाए तो 3,130 पॉपुलेशन है एक विलेज का एवरेज रूरल एरिया में, जिसका एरिया साइज है 1.6 किलोमीटर स्क्वायर।
देखिए, करंटली फर्स्ट टर्म हम फोकस करेंगे 20 साल से 30 साल तक। जो 500 जो पर्सन है, जिसका मेल 300 और फीमेल 200 मैंने जो अभी पिछले बताया था आपका, तो करेंट स्टेटस एवरेज इनकम जो ये 20 साल से 30 साल तक जो यूथ है, तो इसका अभी करेंट जो स्टेटस है, तो उनका 5,000 से 10,000 तक पर महीने का इनकम है। इट विल बी टर्न इनटू 30,000 to 40,000 फ्रॉम देयर करेंट लिविंग प्लेटफॉर्म। इसको हमको कन्वर्ट करना है कैसे 30,000 से 40,000 तक महीने में वो एक महीने में वो कमाएगा। और 30 साल से 50 साल तक जो पर्सन है, उसको स्पेशली फोकस करना पड़ेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड गिव देम आइडियल प्रोसेस टू सपोर्ट। 5 साल से 20 साल तक जो पॉपुलेशन है, उसका एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा एंड गिव देम सम न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन लाइक इंडियन डिफेंस सिस्टम। मतलब रूल्स रेगुलेशन और डिसिप्लिन का बात किया जाएगा तो सबसे पहले आता है इंडियन डिफेंस सिस्टम में। ठीक उसी तरह ये 5 साल से 20 साल तक जो स्टूडेंट है, उनको ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब उस सिस्टम की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। अभी मैंने एक रिपोर्ट बनाया है, करंटली गवर्नमेंट और बिफोर गवर्नमेंट वर्किंग मॉडल इन रूरल डेवलपमेंट। आज का दिन जो गवर्नमेंट है और पिछले जो गवर्नमेंट रहता है, उनका जो वर्किंग मॉडल रहता है वो ऐसा है। आपको मैं समझाता हूँ, थोड़ा कोशिश करता हूँ मैं। मान के चलो कुछ प्रॉब्लम हुआ है ग्राउंड जीरो में, मतलब प्रैक्टिकली आप सोचो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में अप्रोक्स 1.3 इयर्स लगता है। अभी जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है और पिछले जो गवर्नमेंट आता है जा चुका है, तो उनका एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 1.3 इयर्स लगता है। ये मॉडल बिल्कुल गलत है। यहाँ का प्रॉब्लम, इस जमीन का प्रॉब्लम इस जगह पे ही सॉल्व करना होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। देखिए, ग्राउंड जीरो से फर्स्ट स्टेप तक मैंने कैलकुलेट किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो प्रॉब्लम जाने के लिए ग्राउंड जीरो से जो फर्स्ट स्टेप है, उसका लेंथ बहुत ज़्यादा है। लगभग वहाँ से वो इंफॉर्मेशन पहुँचने के लिए लगभग 1 महीना तो लगता है कम से कम। फिर फर्स्ट स्टेप से सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर वेरीफाई होकर फिर घूम के आएगा। तो इसी प्रोसेस में 1.3 इयर्स लगता है लगभग। ये प्रैक्टिकल जो मैं बता रहा हूँ वो पूरा प्रैक्टिकल है। मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है। मैं ये सभी प्रैक्टिकल ग्राउंड जीरो से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं कहूँगा ये तरीका गलत है। एवरेज 1% फार्मर कैन टेल देयर प्रॉब्लम बाय गवर्नमेंट, बाकी 99% नहीं बताता है, मतलब नहीं बोलता है कुछ, क्योंकि बोलने का तरीका ही मालूम नहीं है। यहाँ से बोलने के लिए उन लोगों का जाना पड़ेगा लगभग 10 किलोमीटर दूर, फिर कोई ऑफिसर आएगा, फिर बोलेगा दूसरी डेट पे आओ, ऐसे करके कोई जाता नहीं है उधर, ठीक है। तो ग्राउंड जीरो लेवल का प्रॉब्लम ग्राउंड जीरो लेवल में ही सॉल्व होना चाहिए विदिन 7 डेज। देखिए, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा है, जय जवान जय किसान। जवान देश को रक्षा करता है और किसान मतलब जो हमको खाना
देता है, मतलब जो फसल उगाता है उसको हम बंगाली में बोलते हैं अन्नदाता, ठीक है। ऐसे काम करता है, तो रेस्पेक्ट बराबर होना चाहिए। देश में जितनी भी कठिन कठिन परिस्थिति आएगा, डिफेंस सिस्टम देश का रक्षा करेगा और किसान पूरा देश का भूख मिटाएगा। देखिए, मेरे ख्याल से लगता है एक देश का डेवलपमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को वेरी फास्ट इम्प्रूव करना होगा। फिक्स्ड नेचुरल सोर्सेस स्टोर करना पड़ेगा और करेंट नेचुरल सोर्सेस रिसोर्सेस को यूज करना पड़ेगा। मतलब मैं कहता हूँ कि हमारे जो इधर का जो कोयला मिलता है, ठीक है, उसको थोड़ा कम यूज करके जो नेचुरल सोर्सेस है, नेचुरली हम कैसे CH4 मीथेन गैस बना सकते हैं, ऐसे ही उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट हाई करना पड़ेगा। स्पेशली अभी तक सिर्फ 9% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम, ऑफ नियर अबाउट 65% एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इंडिया में। इसको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कैसे? इसी के ऊपर कुछ खास अहम टॉपिक का चर्चा आज इंडियन फास्टर ग्रो इंडियन GDP चैनल के तरफ से स्वागत है आपको, ठीक है। मैं उतना अच्छा हिंदी नहीं बता सकता, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये पूरा मॉडल आपको समझाने के लिए, क्योंकि अब कुछ भी करो, रूरल डेवलपमेंट और देश का GDP इंक्रीज करने के लिए यही आखिरी और लास्ट तरीका बचा है। किसी ने कहा था कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिली के, मतलब जो गरीब लोग हैं, उसका फिनेंशियल सिस्टम ठीक करने के लिए उसके हाथ में पैसा आना चाहिए। सिर्फ इतना ही बता के चला गया, लेकिन वो पैसा कैसे आना चाहिए? हम अगर उसको गवर्नमेंट अगर उसको 10-10 हजार रुपया अकाउंट में डाल देंगे तो उसका मतलब जो उसका पेट भर जाएगा क्या? उसका पेट नहीं भरेगा, ठीक है। उसका चैनलाइज करना पड़ेगा, कैसे उनको एक फिक्स्ड जगह पे लेकर जाना पड़ेगा। इसके बारे में हम बात करेंगे। जो A4 साइज का जो आपको एक मॉडल मैंने आपको दिखाया था, उस मॉडल के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे आज, ठीक है। इस मॉडल में अगर गवर्नमेंट काम करेगा तो डेवलपमेंट इंडियन GDP वेरी फास्ट ग्रो होगा। अगर इस मॉडल में गवर्नमेंट जितना आने का देर करेगा उतना ही लॉसेस है, क्योंकि यही आखिरी तरीका है इंडियन GDP को वेरी फास्ट इंक्रीज करने के लिए। फर्स्ट है बायोगैस। एवरेज इसी विलेज में 100 के ऊपर काऊ और भैंस है, ठीक है। 100 काऊ और भैंस डेली 300 लीटर से 500 लीटर तक मिल्क प्रोड्यूस करता है, दूध देता है, ठीक है। अमूल एंड ITC लाइक सम कंपनी इसको परचेस करता है ग्राउंड जीरो लेवल से। और ये बात ध्यान से समझिए, अमूल और ITC ये कंपनी अगर गांव का रिमोट एरिया का इतना करीब जाके मिल्क कलेक्ट करके बिजनेस करता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो गवर्नमेंट अभी तक एग्रीकल्चर मार्केट को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया है एक्सपोर्ट मार्केट में? मॉडल में आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसका पूरा दोष गवर्नमेंट का नहीं है, हम लोगों का भी दोष है। मतलब हम लोगों का मतलब मेरा नहीं है, मैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ। जो किसान उनको भी थोड़ा दोष है।
मतलब पूरा सिस्टम का ही दोष है, ठीक है। जल्द से इसको चेंज करना पड़ेगा। छोड़िए सब बात, टॉपिक पे आता हूँ। 100 गांव मतलब 100 काउ गिव काउडंक, मतलब 100 गांव लगभग आपको 2200 केजी गोबर मिलता है, और जो यूरिन मिलता है वो लगभग 500 लीटर यूरिन मिलता है। तो गोबर का हम क्या करेंगे? गोबर का हम बायोगैस बनाएंगे। बायोगैस से CH4 बनाएंगे। CH4 बनाने से क्या होगा? अभी जो ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी, जिन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार बनाएंगे। अरे आप तो अपर क्लास लोगों के लिए बता रहे हो, ठीक है। जो मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास फैमिली है, जो 100 सीसी से 150 सीसी इंजन का बाइक चलाता है, वो क्या हाइड्रोजन फ्यूल इस्तेमाल करेगा? उनका तो मतलब जो गाड़ी खरीदने का जो कॉस्ट आएगा वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर साइकिल से जाना पड़ेगा उन लोगों का। मिडिल क्लास लोगों के लिए सोचिए, जो लोग खर्चा बचाने के लिए 200 सीसी इंजन का बाइक नहीं लेता है, 100 सीसी इंजन का बाइक लेता है। मतलब 100 सीसी में तो 96 सीसी इंजन उसको मिलता है। तो CH4 को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? CH4 गैस को हम एज ए कुकिंग फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल पर्पस इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो CH4 के बाद जो अगला स्टेप आता है हाइड्रोजन गैस तैयार करने के लिए। हाइड्रोजन गैस दोनों तरीके से तैयार होता है। एक है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस और दूसरा है मीथेन स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है। तो मैक्सिमम जो आउटपुट मिलता है, मैक्सिमम जो प्रोसेस चलता है वो स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस, मीथेन स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है। तो उस तरीके से हम मीथेन को ट्रीट करेंगे तो वहाँ से H2 गैस मिल जाएगा। जो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं वहाँ पे जो लॉन्चर होता है लॉन्च करने के लिए, उस जगह पे हाइड्रोजन गैस लगता है। तो आसानी से हम गांव से उधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है। बाहर से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गांव में सभी सोर्सेज भरपूर है, लेकिन उसको देखने के लिए अभी तक कोई गवर्नमेंट का नज़र अभी तक उस जगह पे नहीं आया है। क्योंकि जो लोग रिपोर्ट वहाँ तक पहुँचाएगा वो तो खुद के लिए बिजी है, देश के लिए कौन सोचता है। बचपन से मेरे माँ बाप ने बताया था कि तुम अगर भगवान की तरफ एक हाथ बढ़ाओगे तो भगवान तुम्हारे तरफ 9 हाथ बढ़ाएगा, फिर मिलके 10 हाथ हो जाएगा। मतलब एडजस्टमेंट होगा, मतलब जॉइंट होगा, ठीक है। तो ऐसा ही जिस देश में जो लोग रहता है उस देश का मिट्टी को माँ समझता है, ऐसे ही देश को भगवान समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम देश के लिए काम करोगे तो देश तुम्हारे लिए सोचेगा, अगर तुम देश के लिए सोचोगे तो देश तुम्हारे लिए सोचेगा। ऐसे ही मेरे को बताया था, जिसके जरिए मैंने अभी तक ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ये पहले और अगली वीडियो है मेरे तरफ से। तो कैलकुलेशन में आता हूँ। 22 केजी काउडंग प्रोड्यूस 40 लीटर ऑफ बायोगैस, ठीक है। देखिए बायोगैस का CH4 मतलब मीथेन का और जो हाइड्रोजन का, इसका डिफरेंट डेंसिटी है, ठीक है। ये साइंस का टॉपिक है। तो 1 लीटर CH4 लगभग 465 ग्राम, मतलब लगभग 500 ग्राम के आसपास आता है, ठीक है। तो 22 केजी काउडंग में हमको मिल रहे 9 किलो 300 अप्रोक्स, मतलब 9 किलो 300 ग्राम CH4 गैस। 2200 केजी
काउडंग में आपको मिल रहा है 930 केजी CH4 गैस। मतलब एक छोटा गांव जिसका एरिया है 1.6 किलोमीटर स्क्वायर्स, जहाँ पे जो गोबर जो गौशाला रहता है, जहाँ से गोबर निकलता है, उस गोबर का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, उनका भी गोबर बेच के ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है। तो इस गोबर को हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे नेचुरल गैस के लिए बाहर दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो जाएगा। अगर इसको हम बहुत लार्ज स्केल में बढ़ाएंगे तो बाहर के कंट्री से डिपेंडेंसी थोड़ा कम होता ही चला आएगा। ठीक है, तो 2200 केजी काउडंग से 930 केजी CH4 गैस निकलता है। यह है एक्चुअल रिपोर्ट, लेकिन मैंने 50% और कट करके फिल्टरेशन एंड कंप्रेशन प्रोसेस में जो फिगर मैंने डाला है वो है 465 केजी। ठीक है, पर एवर अब आता है पर विलेज का डेली कंजम्पशन कितना है, मतलब जो अभी LPG गैस जो है उनका कंजम्पशन कितना है। तो एवरेज इसी विलेज के ऊपर हम बात करेंगे जो जिसका 500 फैमिलीज है, तो लगभग 250 किलो उनको लगता है। और हमारे इधर प्रोड्यूस होगा 465 केजी। तो बाकी का हम सेल करेंगे अर्बन एरिया में और इंडस्ट्रीज में सेल करेंगे। ये एक गांव का है। अब मान के चलो इंडिया में कितना गांव है, इंडिया में कितना विलेज है, सभी विलेज में नहीं होगा, लेकिन वहां से आप कैलकुलेट करके 30% छोड़ दीजिए, 40% 50% भी छोड़िए। ठीक है, फिर भी कितना आएगा आप देखिए कैलकुलेशन करके। अब कैलोरीफिक वैल्यू में हम आते हैं। CH4 का कैलोरीफिक वैल्यू है 50 से 55 मेगाजूल पर केजी, LPG का है 46 मेगाजूल पर केजी, हाइड्रोजन का है 120 से 142 मेगाजूल पर केजी, पेट्रोल का है 44 से 46 मेगाजूल पर केजी, डीजल का है 42 से 46 मेगाजूल पर केजी। मतलब CH4 गैस हम लार्ज स्केल में तैयार करेंगे तो मिडिल क्लास फैमिली लोगों का जो अभी जो बाइक चलाने में जितना खर्चा आता है उनका लगभग कम हो जाएगा। और ट्रेन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं डीजल के बदले, पेट्रोल कार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और कुकिंग करने के लिए हम CH4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विदाउट मतलब थोड़ा कंप्रेस करके बायोगैस को भी हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी प्रोसेस में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा अर्न आएगा। जो अभी अर्न आ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा अर्न आएगा और लोगों को भी थोड़ा आसान होगा खरीदने में। ठीक है, ऐसे मॉडल में जाएंगे तो तभी देश का कुछ डेवलपमेंट होगा, नहीं तो अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब गरीबी में मर जाएगा। और एक बात मैं बताना भूल गया, जो काउ यूरिन है, जो काउ यूरिन है उनको हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के तैयार कर सकते हैं, उसी विलेज एरिया में हम सेल कर सकते हैं, उसका भी उसकी तरफ से गवर्नमेंट का अर्न आएगा। ठीक है, और जो गैस निकलने के बाद जो काउडंग का जो स्लाड़ी निकलता है उस स्लाड़ी से हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी बनाएंगे। जैसे कि आइडियल कंपोस्ट मान के चलो, वर्मी कंपोस्ट एक आइडियल कंपोस्ट है, आइडियल कंपोस्ट है जिसका सभी न्यूट्रिशन पैरामीटर वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अभी जो फार्मर इस्तेमाल करता है केमिकल फर्टिलाइजर जो DAP वगैरह है, तो DAP भी मतलब डाई अमोनिया फॉस्फेट, तो इसको भी हम वर्मी कंपोस्ट से मिक्स करके काउडंग से मिक्स करके हम ऑर्गेनिक तरीके से बनाएंगे।
ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम जोर देंगे, जिसके जरिए आपको मतलब इस छोटे गांव से ऑर्गेनिक वेजिटेबल बाहर के मार्केट में एक्सपोर्ट होगा। किसान का भी थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा, गवर्नमेंट को भी अर्न होगा, लोग काम पे आएगा, और जो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट जो एमबीए पर्सन होता है उनको भी नौकरी मिल जाएगा थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन अगर ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, चीज़ बताना मैं भूल गया। फार्मी कंपोस्ट अगर हम तैयार करेंगे तो उसका जो खाद हम एक्सपोर्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं, बाहर देशों में सेल कर सकते हैं, और जो केचुआ होगा वो भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब सब कुछ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर बेचना आता है तो सब कुछ बेच सकते हैं। ठीक है, ओके। सेकेंड जो टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक मैंने जो पहले का जो रिपोर्ट में बताया था कि 1.6 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है 500 फैमिली है, तो 500 फैमिली का जो अभी करेंट जो 20 से 30 साल का जो यंग स्टाफ है उनका इनकम कैसे इंक्रीज करे। देखिए, मैंने प्रैक्टिकल किया था गोटारी फार्मिंग स्मॉल स्केल में। ठीक है, गोटारी फार्मिंग मैंने प्रैक्टिकल किया था, ये वेस्ट बंगाल है, तो स्पेशली यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है, ठंडी भी ज़्यादा होता है, और बारिश भी ज़्यादा है। मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कोई छोटा बात नहीं है। तो यहाँ पे जो गोटारी फार्मिंग जो प्रॉफिटेबल जो गोट होता है तो होगा तोतापुरी क्रॉस ब्रीड। ठीक है, तो मैंने इसको सेल किया था लगभग 10,000 के आसपास 5 महीने में। ठीक है, 5 महीने में 10,000 के आसपास। तो एवरेज कैलकुलेशन किया जाएगा तो एक युवा अगर साल में 40 गोट का अगर प्लान करेगा तो सेल आउट का प्लान करेगा तो उसका लगभग आएगा 33,000 पर मंथ, छोटा स्केल में। ठीक है, तो उसका अर्न आएगा, और खर्चा लगभग मान के चलिए कितना आएगा, आप एवरेज मंथली 33,000 में आप 10,000 निकाल के छोड़ दीजिए, 23,000 पर मंथ उनको आएगा। ठीक है, और सेल कहाँ करेगा? सेल करने के लिए डोमेस्टिक मार्केट अवेलेबल है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये गोटारी फार्मिंग चलता है वहाँ से हमको एक्सपोर्ट मार्केट में सेल करना पड़ेगा। मतलब अमेरिका, मतलब यूएसए, और भी कुछ जगह है, एज पर डिमांड के ऊपर हम सेल करेंगे। और जो उनका जो प्रोसेस है वो उसी जगह पे हम प्रोसेस करेंगे। मतलब डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसा पीस चाहिए, ऐसा पैकेजिंग चाहिए, उस जगह पे हम तैयार करेंगे, सीधा यहाँ से निकल जाएगा बाहर के कंट्री की तरफ। ठीक है, और देखिए ये दोनों चीज़ अगर करेगा, ये गोटारी एक फैमिली में ये गोट फार्मिंग करेगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर करेगा तो यहाँ से उनका इतना युवा को इतना पैसा मिल जाएगा कि गांव से नौकरी करने के लिए शहर में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली गांव के लोग अगर देखेगा तो हमको पर महीने में 20,000 या 30,000 या 40,000 हमको रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, ना आ रहा है, अगर इतना अर्न आएगा तो फिर वो काम करने के लिए क्यों बाहर की तरफ जाएगा? मतलब दूसरे स्टेट में बाहर, और उस गांव से जो मार्केट एरिया है 60 किलोमीटर जो दूर है, लगभग हम जहाँ पे अब वीडियो बना रहे हैं वहाँ से कलकत्ता 60 किलोमीटर दूरी पे है। तो मान के चलो हम गोटारी फार्मिंग कर रहे हैं, हम एक युवा हैं, 20 साल से 30 साल का अंदर मेरा एज है।
ठीक है, मेरे को इनकम चाहिए 5,000 या 6,000 या 10,000 से मेरे को परवड़ता नहीं, क्योंकि मैं जब नौकरी करने जाता हूँ ट्रांसपोर्टेशन और बाहर कुछ खर्चे से, मतलब मान के चलो आज कुछ खाने का मन किया है, ठीक है, घर वालों के लिए कुछ लाने का मन कर रहा है, मेरा तबीयत है तबीयत अगर खराब होगा तो उसके लिए मेडिसिन वगैरह कुछ देख के अगर 15,000 आप अर्न कर रहे हो महीने में, तो आपका सिर्फ एवरेज 10,000 बचेगा। 10,000 में क्या होगा? 10,000 में आपका आपका एक बड़ा बीमारी आ जाएगा तो 1 लाख खर्च आएगा, ठीक है। माँ है, पिताजी है, भाई है, बहन है, फिर इसी का सलूशन है। लगभग हर विलेज में मेरे जैसा जो युवा है, मेल और फीमेल बोथ, तो उनका खुद का जमीन है। लगभग यहाँ का 14,440 स्क्वायर फीट, मतलब उनका बोलते हैं 1 बीघा होता है, ठीक है। इतना सा मिनिमम जमीन रहता है, ठीक है। तो मान के चलो मैंने गोटरी फार्मिंग किया आधा जमीन में, और आधा जमीन में सीजनल कुछ किया है, मतलब यहाँ का सीजनल जो कॉस्टली क्रॉप है, ठीक है, उसको पोटैटो माना जाता है। तो मैंने 3 महीने के लिए पोटैटो किया है, आधा जमीन मैंने गोटरी फार्मिंग में डाल दिया, और जो आधा जमीन है उसको 3 साल के लिए मैंने पैडी किया, धान किया है, चावल, और 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए चावल किया है, और 3 महीने के लिए पोटैटो किया है, और बाकी का 6 महीना है वहाँ पे हम वेजिटेबल्स करेंगे, वो भी मल्टी लेयर फार्मिंग में, वो भी 100% ऑर्गेनिक में। 100% ऑर्गेनिक में क्या क्या वेजिटेबल्स होगा अभी से? अभी तो देखिए, मान के चलो बड़ा बड़ा कंपनी आके बताया कि आप ये केमिकल फर्टिलाइजर डालो, वो केमिकल फर्टिलाइजर डालो, आपका जो फसल होगा वो 2x और 3x गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी ऐसा चल रहा था, लेकिन अभी क्या हो गया, अब जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर डालो उतना ही उसका प्रोडक्शन घटता ही जाएगा, क्योंकि 40 साल से जो टॉपेस्ट कंपनी है वो 40 साल से फार्मर को ये कह रहा था कि आप केमिकल फर्टिलाइजर डालो, और वही आज कह रहा है कि आप धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर को कम करो, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक थोड़ा मात्रा में बढ़ाओ, ठीक है। क्योंकि उनका भी मालूम है कि जमीन पूरा खराब हो चुका है, और आपको मालूम है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है वो केमिकल फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं परचेस करता है, घुसना नहीं देता है अंदर, ठीक है। तो इसी परिस्थिति में जो रूरल एरिया का जो जीडीपी उसको इंक्रीज करने के लिए, हमारे जैसे युवा को थोड़ा ज़्यादा पैसा अर्न करने के लिए क्या क्या फसल उनको उगाना पड़ेगा। एक है पॉइंटेड गार्ड, जिसको बंगाली में पॉटल बोलता है, ठीक है। पॉइंटेड गार्ड, कैबेज, कॉलीफ्लावर और हरी मिर्च, ठीक है, और लेडीज फिंगर एट्सेट्रा, बहुत कुछ वेजिटेबल्स है, टमाटोज वगैरह। ये सब अभी जो सॉइल का जो कंडीशन है वो 90% पूरा खराब हो चुका है। 90% उनका केमिकल फर्टिलाइजर दे के पूरा खराब हो गया है। लेकिन अभी इसको ठीक करने के लिए कम से कम 10 साल लगेगा, इस जमीन को ठीक करने के लिए। लेकिन एक प्रोसेस है जो है वर्मी कंपोस्ट, जो है आइडियल कंपोस्ट, जिसको कहते हैं ब्लैक गोल्ड। उसके हेल्प से हम अगर कल्टीवेट करेंगे तो लगभग आपको सॉइललेस फार्मिंग की तरह ही सोचना पड़ेगा। वो सॉइललेस फार्मिंग में ही काम करेगा, उनकी तरफ काम करेगा, ठीक है। सॉइल नहीं चाहिए उस कंपोस्ट के ऊपर। अगर कुछ पौधा डालोगे तो अपने आप एडजस्ट करके वो फसल देगा, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेट किया था
एक रिपोर्ट मैंने बनाया था, उसका है कैबेज का रिपोर्ट बनाया था। अगर कोई किसान के पास 14,440 फीट में तो 1 बीघा आता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, स्क्वायर फीट में। तो इसको आप 20 से डिवाइड करो तो लगभग आएगा 720 स्क्वायर फीट। 720 स्क्वायर फीट में आपका 600 कैबेज का पौधा लगेगा, ठीक है। 600 जो पौधा है वो सीजन में अभी जो फार्मर सेल करता है सीजन में 4 रुपये पर केजी, 5 रुपये पर केजी ऐसा। और उसी टाइम में अगर यूएई का हम बात करेंगे जहाँ पे ड्राम चलता है, मतलब 1 ड्राम इक्वल टू 21 या 22 रुपये, वहाँ पे 1 किलो कैबेज का प्राइस होता है 20 से 22 ड्राम, ठीक है, मतलब 400 रुपये। तो मान के चलो कितना रेवेन्यू आएगा। तो कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट रखेगा, कुछ नहीं, मैं 70% मार्जिन तो गवर्नमेंट ही रखेगा। अगर गवर्नमेंट इसको एक सिंगल डिपार्टमेंट तैयार करके ये सारी प्रोसेस अगर ट्रीट करेगा, देखिए ये सारी प्रोसेस ट्रीट करने के लिए जो फर्स्ट टाइम का जो इन्वेस्टमेंट आएगा, मतलब मॉडल को तैयार करने के लिए, तो एक टाइम में आएगा, लेकिन उसका जो रिटर्न होगा बहुत लॉन्ग टर्म तक रिटर्न होगा। और जो भी एम्प्लॉय काम करेगा उसका भी पैसा यहाँ से ही आएगा, उसका भी मॉडल तैयार है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए कितना पैसा आ रहा है। तो ऐसे ही अगर ये दोनों चीज़ अगर करेगा तो इन लोगों का गांव का जो पर्सन रहता है, मतलब गांव का जो युवा है, इनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिल जाएगा। और जो देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का जो वायलेंस चल रहा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ वायलेंस को रोकने के लिए, मतलब पूरी तरह से प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए और कुछ भी रास्ता नहीं है इंडिया में। एक ही है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। देखिए जो गांव का जो 500 लोग है, 500 जो हमारे तरफ का मतलब 20 से 30 साल तक जो पर्सन है, तो वो सभी चाहता है, हम कुछ लोग चाहता है गवर्नमेंट नौकरी करेंगे, कुछ लोग चाहता है, कुछ युवा चाहता है हम प्राइवेट कंपनी में काम करेंगे, लेकिन उसका रेवेन्यू नहीं आ रहा है। और बेचारी परेशान है, खेती भी ठीक ढंग से कर नहीं ना पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा नहीं बना पा रहा है। और शहर में ही काम करने जाएगा तो उसका भी तनख्वाह बहुत कम है, ठीक है, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली ये 500 लोग अगर नहीं काम करने जाएगा, मतलब अगर इसका जो क्राइसिस है वो यहाँ पे ही डिमांड, मतलब यहाँ पे ही फुलफिल हो जाएगा, तो वो काम करने के लिए नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली डिवाइड हो रहा है। देखिए जो इंस्टीट्यूट में 1000 लोगों का कंपटीशन चल रहा है, वहाँ से 500 अगर निकल जाएगा तो 500 आसानी से काम मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ ये लोग भी कमा रहे हैं, वो लोग भी कमा रहे हैं, और देश भी आगे जा रहा है। तो ये है गोटरी फार्मिंग का मॉडल मैंने आपको बताया था। और एक चीज़ हेल्प करना पड़ेगा, जो है आपको होम्योपैथी फार्मिंग में होम्योपैथी थेरेपी में ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आएगा जो सीड्स है, इसके बाद आएगा कुछ सीड्स है जैसे कि पोटैटो सीड्स वगैरह, बहुत कुछ सारे सीड्स है जो हम दूसरे स्टेट से लेकर आते हैं। इस डिपार्टमेंट क्या करेगा, इस डिपार्टमेंट आपको ये सारी सीड्स तैयार करने का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, जिसके जरिए क्या होगा किसान को लागत कम हो जाएगा फार्मिंग करने के लिए, ठीक है। मल्टी लेयर फार्मिंग में थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और
स्पेसिफाइड कोल्ड स्टोरेज रहना चाहिए, ठीक है। और जो हैंडक्राफ्टेड इंडस्ट्री है, अगर गांव में आप विजिट करेंगे तो देखेगा कि कुछ लोग, कुछ क्लास का लोग ऐसा है जो बैम्बू से कुछ हैंडक्राफ्टेड इंडस्ट्री मतलब मटेरियल तैयार कर रहा है, ठीक है। और जो जिसको बोलते हैं मिट्टी का कुछ चीज़ बनाता है, तो वो भी आपको नज़र में आएगा। तो हैंडक्राफ्टेड जो इंडस्ट्री है वो तो टोटली 100% ऑर्गेनिक है। तो उसके लिए हमको स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे एक पूरा कैड डिज़ाइन के थ्रू डिफरेंट डिज़ाइन में, डिफरेंट कलर में, डिफरेंट शेप में, एज पर कंट्री के हिसाब से वो चीज़ तैयार करेगा। जो पिक्चर में आपको बताया था मैंने। फिर क्या होगा, उसको हम आसानी से सेल करेंगे, उनका भी थोड़ा प्रॉफिट में ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऐसे ही कुछ चीज़ है। और एग्रीकल्चर मार्केट में तो मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चर मार्केट में भी हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट तो होता है, बड़ा मशीनरी तो आता है, लेकिन जो मेजर पार्ट जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक जो ज़मीन है, ज़मीन का जमीन का 4 साइड रहता है, ठीक है। ज़मीन स्क्वायर हो और जैसा भी हो, उसका बॉर्डर क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो उस बॉर्डर को मान के चलो, ये ज़मीन है, ठीक है। ये ज़मीन है। इस ज़मीन को, बॉर्डर को क्लियर करने के लिए अभी तक मशीन नहीं तैयार हुआ है। इस बॉर्डर को अभी क्लीन अप करने के लिए 250 रुपये लगता है, एक लेबर चार्ज, ठीक है। और इस मशीन, ये बॉर्डर को क्लियर करने के लिए जो मशीन है, उसका मॉडल मेरे पास तैयार है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दिया है इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है इसको तैयार करने के लिए। और इसको तैयार करो, फिर मार्केटिंग करो, फिर बहुत प्रॉब्लम आएगा। उतना पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है, इसलिए मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर पैसा होता तो मैं खुद बिजनेस करता। और पैसा होता तो इतना डेवलपमेंट मेरे दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि हाथ में अगर जब पैसा नहीं आता है ना, भूखे पेट से और खाली हाथ से असली ज़िंदगी का मज़ा आपको मिल जाएगा कि ज़िंदगी कैसा है। अगर आपके पास बैंक में बचपन से 1 लाख 1.5 लाख रुपया है, आपको ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं है, फिर आपको जीने का मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे ही कुछ चीज़ है। और हर विलेज में लैबोरेटरीज चाहिए। देखिए, ये पूरा जो मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर विलेज में चाहिए ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ हर विलेज में चाहिए, कुछ चीज़ 3-4 विलेज में होके एक जगह पे होना चाहिए। और इसके लिए एक बात सोचिए कि वेस्ट बंगाल में ज़मीन देने के लिए सब ना बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़मीन बहुत ज़्यादा है। इस मॉडल में हम अगर काम करेंगे तो देखिए, ज़मीन बहुत ज़्यादा है, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। लेकिन ऐसा भी कुछ ज़मीन है जिसको बोलते हैं खास, जिसका नंबर नहीं है मैप में, जिसका जो गवर्नमेंट प्लॉट है, वो ऐसा जाएगा फाइंड आउट करके हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और जो ज़मीन देने के लिए तैयार है उससे भी लेंगे। वो जगह है, उसका भी ढूंढने का तरीका मेरे को मालूम है, वो भी आपको मिल जाएगा। पूरा इंडिया में आपको मैं ढूंढ के दूंगा। एक ही मॉड्यूल में आपको पूरी इंडिया का वो ज़मीन आपको मिल जाएगा। ये पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए जो प्रॉब्लम आएगा, वो सबका सलूशन मेरे पास है, सबका सलूशन मेरे पास है। सिर्फ गवर्नमेंट को एक काम करना पड़ेगा और देशवासी को एक काम करना पड़ेगा। मैं बिना तनखे का पूरा ज़िंदगी काम करूँगा इस मॉडल को, मतलब इंडियन जीडीपी को डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट को एक बार एक कॉन्फ्रेंस मीट करना पड़ेगा। और देशवासी की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो
और गवर्नमेंट की तरफ पहुंचाओ। अरे कम से कम तो बात करने से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। अगर बात नहीं होगा तो कैसे सॉल्यूशन निकलेगा? ठीक है। आप ये सारा चीज़ हो गया। और लास्ट में देखा जाएगा तो एक विलेज मार्केट को, एक विलेज का जितना भी तरीका से जितना भी मार्केट निकलेगा, उस पूरा मार्केट को हमारे इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के बाद टोटली चीज़ को एक्सपोर्ट में कन्वर्ट अगर हम करेंगे तो इंडिया सबसे आगे जाएगा। वो करने के लिए प्लेटफॉर्म है मेरे पास, प्लान है मेरे पास, लेकिन बताने के लिए पूरा दिन लग जाएगा। और पूरा दिन कोई वीडियो नहीं देखता, आपको बोरिंग लगता है। जब प्रैक्टिकल में समझाऊंगा तब आपको अच्छा लगेगा। जब काम होगा, जब प्रैक्टिकली काम होगा तब आपको अच्छा लगेगा। तो सीड्स के लिए भी आपको कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट तैयार करना पड़ेगा और एक सॉर्टिंग यार्ड तैयार करना पड़ेगा। मतलब डिफरेंट वेजिटेबल अगर डिफरेंट मार्केट में जाएगा, डिफरेंट कंट्री में जाएगा, तो उसको भी डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे कि चलो कुछ मतलब चलो गोट मीट है, उसको भी अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। अंडे से लेकर पूरा जो एग्रीकल्चर हैंडक्राफ्टेड इंडस्ट्री है, लैबोरेटरीज वगैरह, सब कुछ को अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। सबके लिए जगह है, सबके लिए प्लेटफॉर्म रेडी है, लेकिन सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस का जरूरत है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। तो और एक टॉपिक है, वही मेरा लास्ट वीडियो होगा। ठीक है। ये जो नदियाँ आप देख रहे हैं ये लगभग 40 किलोमीटर से ज़्यादा लेंथ है। ये नदिया का जो गहराई है ये ज़्यादा नहीं है, बीच में गहराई बिल्कुल नहीं है। 4 फीट वाटर लेवल से 4 फीट नीचे आपका वाटर लेवल से 4 फीट नीचे आपका ज़मीन मिल जाएगा। और 2 साइड में गहरा है 10 फीट। तो इसको इस जगह से गवर्नमेंट का कोई अर्न नहीं हो रहा है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जो एक बॉर्डर है, ये पूरा जगह टीपीसी के अंडर में है। ठीक है। यहाँ से भी गवर्नमेंट का कोई अर्न नहीं आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे, इस नदिया को बीच में से 2 डिवाइड कर देंगे। उधर से फ्रेश पानी जाएगा और इधर क्या होगा, इधर डक फार्मिंग होगा, फिश फार्मिंग होगा और प्याल मतलब है मुक्ता, जिसका हम बंगाली में बोलते हैं मुक्ता, वो भी हम कर सकते हैं। और उसका जो पानी है वो इस एरिया में हम ज़मीन में दे सकते हैं। और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे और भी ज़मीन है, वहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे एक ड्रेन है जहाँ से वो दूर का जो ज़मीन है उस ज़मीन में पानी जाता है खेती करने के लिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो डीवीसी का एरिया है, ये डीवीसी का एरिया में हम डक फार्मिंग करेंगे। और डक फार्मिंग करने के लिए जो पानी का जो जगह चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा और वहाँ से फ्रेश पानी आएगा। जब इस जगह को पानी खराब हो जाएगा, हम फ्रेश पानी उधर से इनपुट कर देंगे। इसी तरीके से जिस जगह से गवर्नमेंट का कोई अर्न नहीं आ रहा है, उस जगह से हम करोड़ों का अर्न लेके आएंगे। ये एक प्रैक्टिकल है। ठीक है। ये जो है इसका नाम है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉइंटेड कर्ड। इसका जो जड़ है ना, वो ज़्यादा ज़मीन के अंदर स्ट्रेट नहीं जाता।
देखिए IGDPDA इंडियन जीडीपी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसका अंडर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके अंडर जो बहुत सारा डिपार्टमेंट तैयार होगा, लेकिन एक होगा FFIGO, फार्मर फ्यूचर जनरेशन इम्प्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जो इस डिपार्टमेंट का जो विजन होगा, इन फ्यू इयर्स वी कैन स्टॉप द अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ वायलेंस। सेकेंड है all family in our India, especially rural, monthly income can be extended up to 2x or more. Discover in agriculture, food to other products, etc. Can B2B handling system, we can transfer fooding items. Those are all poisonless or 100% organic in India, and organic in Indian defense system as per requirement. मतलब हम देश के जवान को भी हम 100% ऑर्गेनिक खाना खिलाएंगे, और बच्चों को भी, और सभी देशवासियों को। टू मच प्लांटिंग कॉस्टली ट्री एंड एक्सपोर्ट देम, मतलब जो कॉस्टली फर्नीचर होता है, जो कॉस्टली ट्री होता है, उसको भी हम वहाँ पे तैयार करेंगे और बाहर के मार्केट में सेल करेंगे। जो फ्रीली जो एनिमल है उसको सेफ प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे रूरल और अर्बन एरिया में। कंस्ट्रक्टेड न्यू इंडस्ट्री एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट के ऊपर एक न्यू इंडस्ट्री तैयार करना पड़ेगा। 3 रूल्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इंडिया। नंबर 1, चेंज द एजुकेशन सिस्टम, इम्प्रूवमेंट डिफेंस सिस्टम, ऑल पर्पस फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ का ब्रीफली आपको आपका जो एक्सप्लेनेशन है, कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, कहाँ पे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ये सब चीज़ मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं उतना वीडियो में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। और 3 वे टू सक्सेस। नंबर 1 है मोटिवेशन, नंबर 2 है इनोवेशन, नंबर 3 है डिस्कवरी। ये तीनों टॉपिक इस टोटल वीडियो में है, ठीक है। अगले वीडियो मतलब जो अगला स्टेप में है, ठीक है। And overall and all over agenda is that in our India 40% of people can belong their life below poverty below poverty level. How can I or we bring them up, ठीक है। ये मेरा नेशन है। थैंक यू। आगे देखिए, वीडियो बिना स्किप किए आगे देखिए। ये सब चीज़, ये सारा चीज़, मतलब ये जो डेवलपमेंट, इसको करने के लिए जैसे कि नाबार्ड है, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, ऐसी एक डिपार्टमेंट को आपको गवर्नमेंट की तरफ से तैयार करना पड़ेगा, जिसका नाम है IGDPDA, इंडियन जीडीपी डेवलपमेंट अथॉरिटी, अंडर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, पहला। दूसरा चीज़ है अनलिमिटेड अथॉरिटी चाहिए फर्स्ट टर्म में, ठीक है। अनलिमिटेड अथॉरिटी मतलब ये नहीं है कि किसी का ज़मीन आप हड़प लोगे काम करने के लिए, ऐसा नहीं है, मतलब बाद में बताऊंगा। और इसका जो ब्रांच होगा, हर गांव में एक ऑफिस होगा, हर गांव और 2-3 गांव मिलके एक ऑफिस होगा, ठीक है। यहाँ पे जो लोग काम करेगा उसका तनख्वाह यहीं से आएगा। जो पूरा टॉपिक मैंने आपको जो दिखा, आपको जो बताया, उसका एक्चुअल कैलकुलेशन मेरे पास है, लेकिन वो सब कैलकुलेशन मैं अगर बताऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको बहुत सारा चीज़ में फोकस करना पड़ेगा। सब कुछ मेरे यहाँ पे लिखा है, वो अगर फेस टू फेस मीट होगा तो मैं बताऊंगा गवर्नमेंट को। और इसके अंदर एक स्पेसिफिक छोटा सा डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा, जिसका नाम है FFGIO,
फार्मर्स फ्यूचर जनरेशन इम्प्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक किसान फैमिली का जो जनरेशन, अपकमिंग जो जनरेशन आ रहा है, उसका हम टेक्निकली और कॉन्सल्टेंसी के थ्रू विदाउट एनी पेमेंट चार्जेस हम ट्रीट करेंगे, मतलब एक दिशा दिखाएंगे। ठीक है। तो लगभग मेरा वीडियो अप्रोक्स कंप्लीट हो गया, बहुत लेंथी हो गया, लेकिन मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरा वीडियो समझने के लिए। ठीक है। और गवर्नमेंट की तरफ से मतलब जो लोगों को मैं ये मतलब जिस डिपार्टमेंट को मैं ये भेजूंगा, सबसे रिक्वेस्ट है, अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, अगर लेकिन समझ में नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार सभी इंडिया का सभी डिपार्टमेंट मिलके एक बार एक कॉन्फ्रेंस मीट कीजिए। ये लास्ट रिक्वेस्ट है। इंडियन जीडीपी को मैं 100% के अंदर 200% तक मैं गारंटी करता हूँ, ये डेवलपमेंट करके मैं दिखाऊंगा इंडियन जीडीपी को, और सभी देशवासियों को अच्छे तरीके का इनकम मिल जाएगा, और गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा अर्न होगा, सबका भला होगा, और इंडिया एक स्टैंडर्ड जगह पे जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मैं कुछ रिपोर्टर चैनल को भी मैं ये भेजूंगा, उनको भी एक मेरे हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इसको भी देखिए कि कैसे देश का भला होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर इसको अच्छे तरीके से शेयर कीजिएगा, और जितने भी सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, गवर्नमेंट जो सेक्टर है, सबके भी रिक्वेस्ट है, एक कम से कम एक कॉन्फ्रेंस तो क्रिएट कीजिए, एक मीटिंग तो कीजिए कम से कम, तब पूरा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा क्या इसमें 100% होगा या ना होगा तो ज़रूर, मैंने खुद प्रैक्टिकल देखा है करके। और अगर ये सारा चीज़ करने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। प्लान मेरे पास है, काम करने का स्ट्रक्चर है, कैसे काम करूँगा, क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, उसका सॉल्यूशन से लेकर A to Z मेरे पास मेरा फाइंड आउट में है। सब कुछ मैंने रेडी करके रखा है, सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस का ज़रूरत है। और करंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ से भी मेरा रिक्वेस्ट है, और स्पेसिफिक जिस डिपार्टमेंट को मैं शेयर करूँगा, वहाँ से भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक मीट कीजिए। मैं पूरा ज़िंदगी बिना तनख्वाह का काम करूँगा इस चीज़ के ऊपर, इस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को क्रिएट करने के ऊपर, लेकिन TNC मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है कुछ, क्योंकि मेरा भी फैमिली है। सो थैंक यू वेरी मच। लास्ट रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को, प्लीज़ आप एक बार कांटेक्ट कीजिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कांटेक्ट करने के लिए थक चुका हूँ, लेकिन अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ है। मैं सेलिब्रिटी नहीं होना चाहता हूँ, मैं फेमस नहीं होना चाहता हूँ, मैं सिर्फ देश के ऊपर काम करने के लिए मैं आपके पास ये रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। प्लीज़ एक बार मीट कीजिए। थैंक यू। इस वीडियो एंड हुआ है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो है। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।